इतने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सपो की, और सपो के बाद करदम वंश की, करदम वंश के बाद हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि हम बात करेंगे आगे कुषाणों की। ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुषाणों का साम्राज्य। तो चलिए बातें तो होती ही रहेंगी। फिलहाल अपना कॉपी पेन निकालिए और अपने टॉपिक पर फोकस कीजिए। ठीक है, बात करते हैं कुषाणों की। तो पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि भैया ये कुषाण कौन थे, कहाँ से आए थे। ठीक है ना, कुषाण थे कौन और कहाँ से आए थे। तो पहले इनके बारे में समझ लीजिए। जब हमारे भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे तो प्रथम आक्रमण मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, सब बता दिया था क्या कि पहले हिंद यवन आए थे, फिर शक आए थे, फिर आए थे पल्लव और बाद में आए थे कुषाण। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि भारत पर अंतिम विदेशी आक्रमण जो था वो कुषाणों का था। और कब की बात कर रहे हैं हम? स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, अभी हमारा प्राचीन भारत चल रहा है। तो भारत पर अंतिम विदेशी आक्रमण जो था वो कुषाणों का था। कुषाण रहने वाले कहाँ के थे? तो हम बात करते हैं कि ये निवासी थे चीन के, और चीन की एक जनजाति मिलती है, एक जाति मिलती है जिसको बोलते हैं यूची या तोखरी। यूची या तोखरी जाति के ये लोग थे, और ये 5 कबीलों में बटे हुए थे, जिनमें से एक प्रमुख कबीला था जिसका नाम था कुषाण। तो पहले इतनी बातों को लिख लीजिए। क्या भारत पर अंतिम विदेशी आक्रमणकर्ता कुषाण थे। कुषाण थे। फिर बात करते हैं निवासी कहाँ के थे। निवासी थे ये चीन के, चीन के निवासी थे। एक जाति थी इनकी, जाति की यदि हम बात करें तो यूची या तोखरी। इनका कबीला 5 भागों में विभाजित था। 5 भागों में विभाजित था, या यूं कह दीजिए कि इनका कबीला जो था 5 भागों में बटा हुआ था, जिनमें से प्रमुख था कुषाणों का कबीला। जिनमें से प्रमुख था कौन? कुषाणों का कबीला प्रमुख था। अब देखिए बात करते हैं यहाँ से, यदि हम बात करें तो कुषाणों में कई शासक हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुषाण वंश का एक शासक आता है जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा कि भारत में कुषाणों का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी लिख लीजिए। कुषाण वंश का संस्थापक, कुषाण वंश का संस्थापक, और हम बात कर रहे हैं कहाँ की? भारत में। तो कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस जो था वो कुषाणों का संस्थापक बताया जाता है। इसका टाइम जो था वो, इसका टाइम यानी समय 30 से 80 ईस्वी तक इसका शासन था। और यदि हम बात करें कुषाण वंश का समय कह दीजिए, या वंश जो है कब से कब तक चला, तो इसका समय था 30 से 225 ईस्वी तक। 30 से 225 ईस्वी तक यह वंश चला।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसके, जल्दी से आगे चलते हैं फिर। अब हम बात कर लेते हैं कुषाण वंश के शासकों की। तो देखिए कुषाण वंश के शासकों की यदि हम बात करें तो ये मैंने लिख दी है, लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह कनिष्क है, क्योंकि कुषाण वंश से प्रश्न जो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वह कनिष्क से ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, किससे पूछे जाते हैं? कनिष्क से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुषाण वंश के शासकों की। तो भारत में प्रथम जो कुषाण वंश का शासक होता है वो कुजुर कटविशेष होता है। इसका टाइम है 3 से 80 ईस्वी, 30 से 80 ईस्वी। यदि हम बात करें इनके टाइम की, तो टाइम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, टाइम के बारे में पूछता भी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है आप टाइम लिखो, और लिखो तो ये प्रमुख शासकों का टाइम मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हुआ भीमकक्षक, फिर भीमकटविशेष, फिर कनिष्क प्रथम। ठीक है, उसके बाद वशिष्ठ प्रथम, फिर हुबलिक, फिर वासुदेव प्रथम, और इसके बाद जो शासक हुआ वह कनिष्क तृतीय, फिर वाशिष्ठ, फिर कनिष्क द्वितीय, फिर कनिष्क तृतीय, फिर वासुदेव द्वितीय। अब हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे इसकी कनिष्क की, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और यही हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम बात करते हैं कनिष्क के बारे में। चलिए बात करते हैं कनिष्क की, यानी कनिष्क का साम्राज्य या कुषाण वंश का शासक कनिष्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनिष्क के बारे में कि कनिष्क जो है किस वंश का शासक था। तो कनिष्क जो है किस वंश का शासक था भैया? कुषाण वंश का शासक था। तो यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न बनता है कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, महान शासक था कनिष्क। फिर हम बात करते हैं कि ये कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसने अपनी 2 राजधानी बनाई थी, एक थी मुख्य राजधानी और दूसरी थी उप राजधानी। मुख्य राजधानी जो बनाया था इसने पुरुषपुर को बनाया था, और पुरुषपुर की यदि हम बात करें तो ये पेशावर में पड़ता था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और दूसरी उप राजधानी जो बनाया था इसने वो बनाया था मथुरा को। ठीक है ना, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, और ये कहाँ पड़ता था? पेशावर में, पेशावर में। फिर एक उपराजधानी बनाई थी इसने, उपराजधानी जो बनाई थी इसने वह किसको बनाया था? मथुरा को इसने अपनी उपराजधानी बनाया था। फिर बात करते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य कहां से कहां तक था। तो कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर के भारत के वाराणसी तक इसका साम्राज्य था। साम्राज्य मध्य एशिया से वाराणसी तक, कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से वाराणसी तक था। हाँ भाई मैं साइड में को हो जाता हूँ, आप लिख लो, नोट करो, मैं साइड में हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कनिष्क किस धर्म को मानता था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। तो इसका धर्म कौन सा था? ये बौद्ध धर्म को मानता था और महायान शाखा थी। यदि हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ था। चौथी बौद्ध संगति में संपूर्ण बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान शाखा को छोटी सवारी कहा गया और महायान शाखा को बड़ी सवारी कहा गया। और बौद्ध धर्म को हम पीछे पढ़ चुके हैं, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, हाँ लिखो, जल्दी से लिखते रहो। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रश्न ये भी आता है कि कौन सी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और यदि हम बात करें स्थान की, तो कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई थी। तो इस प्रश्न को भी लिख लीजिए नोट करके। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के
काल में, काल कह दीजिए या समय कह दीजिए, समय में हुई थी, हुई थी। यदि हम बात करें स्थान की तो स्थान का नाम था कुंडल वन, कुंडल वन, और ये कहाँ पर है, कश्मीर में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कश्मीर में, कुंडल वन ग्राम में। फिर हम बात करते हैं, प्रश्न ये भी आता है कि चौथी बौद्ध संगति में, या चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन सा था, तो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र। ठीक है ना, और एकमात्र ये वह बौद्ध संगति थी जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष को भी बनाया गया था। तो लिखेंगे हम चौथी बौद्ध संगति का, बौद्ध संगति का अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे चलते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न कनिष्क से हमारे बन सकते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि कुषाणों ने सर्वाधिक कौन से सिक्के चलाए थे, तो भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है भारत में, वह सर्वाधिक सिक्के चलाने का जाता है श्रेय कुषाणों को। यानी भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाण शासकों ने चलाए थे। यानी सर्वाधिक, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के या कहते हैं हम मुद्रा कुषाणों ने, कुषाणों ने चलाए थे, चलाए थे। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, भारत की। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो कुषाणों में भी सबसे ज्यादा नाम किसका आता, कनिष्क का आता। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि कनिष्क की जो मुद्रा थी वो कितने प्रकार की थी, कनिष्क की मुद्रा 3 प्रकार की थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कौन कौन सी, इसको हम जान लेते हैं। कनिष्क, कनिष्क की मुद्रा, कनिष्क की मुद्रा 3 प्रकार की थी, प्रकार की थी। कनिष्क की मुद्रा 3 प्रकार की थी। हम बात करते हैं प्रथम प्रकार की। प्रथम प्रकार की मुद्रा, अरे लिख लो, हो तो गया साइड से। प्रथम प्रकार की मुद्रा कौन सी थी, इसकी हम बात करते हैं। प्रथम प्रकार की मुद्रा की यदि हम बात करें तो यूनानी देवता सूर्य और चंद्रमा के चित्र उस पर अंकित थे। यूनानी देवता सूर्य कोमा चंद्रमा के चित्र अंकित थे। अंकित का मतलब है बने हुए थे। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की या द्वितीय प्रकार की मुद्रा। द्वितीय प्रकार की मुद्रा की हम बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, द्वितीय प्रकार की मुद्रा कौन सी थी। तो द्वितीय प्रकार की मुद्रा जो थी वो वह थी जिसपे ईरानी देवता अग्निमित्र के चित्र बने हुए थे। ठीक है, ईरानी देवता, ईरानी देवता अग्नि, अग्निमित्र के चित्र बने थे। हम बात करते हैं कि तीसरे प्रकार की मुद्रा कौन सी थी। ठीक है ना, तीसरे प्रकार की मुद्रा, तीसरे प्रकार की मुद्रा, तीसरे प्रकार की मुद्रा की यदि हम बात करें तो भैया इस पर भी चित्र बने होंगे। तीसरे प्रकार की मुद्रा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसकी मुद्रा पर महात्मा गौतम बुद्ध के चित्र अंकित थे। तो तीसरे प्रकार की मुद्रा थी कनिष्क की जिसपे बुद्ध के चित्र बने हुए थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे जिस पर, जिस पर बुद्ध के चित्र बने थे, बने थे या अंकित थे। इसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि कनिष्क के दरबार में एक महान चिकित्सक रहते थे, एक महान वैद्य रहते थे जिनका नाम था क्या, चरक। तो प्रश्न आता है चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे, कनिष्क के। और चरक की यदि हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक का नाम भी मिलता है जिसका नाम है चरक संहिता। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक, दरबारी चिकित्सक जिनका नाम था चरक, और इनकी एक बुक भी है और बुक का नाम था क्या, चरक संहिता।
चरक संहिता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे चलते हैं और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। फिर आगे यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे, राज कवि कौन थे। तो कनिष्क के दरबारी कवि या राज कवि का नाम मिलता है अश्वघोष। हाँ, अश्वघोष। यदि अश्वघोष की हम बात करें तो इसने भी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, और बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ठीक है ना। अश्वघोष की एक पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, और बुद्ध चरित्र को कहा जाता है बौद्धों की रामायण। एक और पुस्तक मिलती है अश्वघोष की जिसका नाम है सूत्रालंकार। फिर एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र की भी एक रचना है, एक पुस्तक है जिसका नाम मिलता है महाविभास सूत्र। और महाविभास सूत्र को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो राज्य कवि कनिष्क के राज्य कवि या हम कह सकते हैं दरबारी कवि, और उस दरबारी कवि का नाम था अश्वघोष। अश्वघोष। और अश्वघोष की एक बुक है, एक पुस्तक है, एक रचना है जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया था, क्या, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। और इस बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्धों की रामायण। बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ठीक है। और अश्वघोष की एक और पुस्तक बताई थी जिसका नाम था सूत्रालंकार। ठीक है, सूत्रालंकार। सूत्रालंकार। ठीक। एक और व्यक्ति है, यह हम कह सकते हैं कवि है, जिनका नाम था क्या, वसुमित्र। और अभी मैंने बताया था वसुमित्र की रचना का नाम, वसुमित्र की रचना का नाम क्या मिलता है भैया, महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र। और महाविभास सूत्र की यदि हम बात करें तो इसे बौद्धों का या बौद्ध धर्म में विश्वकोश कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि कनिष्क से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। प्रश्न बनता है कि और कौन कौन महान विभूतियां कनिष्क के दरबार में रहते थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, यह कनिष्क के समकालीन थे। प्रश्न बनता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। ठीक है, हाँ। तो लिखेंगे अन्य विभूतियां, अन्य विभूतियां। अन्य विभूतियों में नाम आता है एक नागार्जुन का। ठीक है, और नागार्जुन इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है भैया, नागार्जुन को कहा जाता है। और यदि हम बात करें तो इनकी एक रचना का नाम मिलता है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। तो आपसे पूछेगा माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है, नागार्जुन है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नागार्जुन से ये बनता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने, नागार्जुन ने। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इंटर के। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं बुक की, माध्यमिक सूत्र। फिर सापेक्षता, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और भैया ये सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था ये किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। यदि हम बात करें
तो और भी कई अन्य विभूतियां कनिष्क के दरबार में रहते थे, जैसे नाम लेता है पार्श्वर था, वसुमित्र था, मनंत था, संरक्षक था। फिर एक प्रश्न आता है, एक तो मौर्य वंश का महान शासक था जिसका नाम था अशोक, लेकिन यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि द्वितीय अशोक के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो कुषाण वंश का ये शासक था कनिष्क, इसको द्वितीय अशोक कहा जाता था। तो लिख लेंगे इस प्रश्न को, कनिष्क को द्वितीय अशोक, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कनिष्क की यदि हम बात करें तो जिस समय इसका शासन था तो इसके शासन में कृषि कार्य बड़ा ही अच्छा सुगम तरीके से चलता था और कृषि अपनी चरम सीमा पर थी। प्रश्न आता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये बात कहाँ से चली? ये कनिष्क के समय से ही चली। यानी कनिष्क के समय में इतनी ज्यादा कृषि भारत में होती थी, इतनी ज्यादा खाद्यान्न फसलें होती थी कि यहाँ से एक बात चल गई क्या कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आज भी हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। फिर यदि हम बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क इतना महान सम्राट था, इतना महान शासक था कि इसके महानता के चर्चे इसके क्षेत्र के चारों ओर होते थे, और कनिष्क के पास अपार धन था, अपार खजाना था, बहुत ही ज्यादा। और इस पर कनिष्क के खजाने की यदि हम बात करें तो आज भी सर्च होती है, आज भी जो है भारत सरकार भी इसमें लगी हुई है कि कनिष्क का खजाना कहाँ था, ये दबाव मिल जाए। इस पर मूवी भी बनी हुई है, पाकिस्तान का क्षेत्र लिया हुआ है, कुछ भारत का क्षेत्र लिया हुआ है। उस फिल्म का नाम है कनिष्क साम्राज्य या कनिष्क का खजाना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आगे चलते हैं। अब प्रश्न आता है कि कनिष्क के समय में दो शैलियों का विकास हुआ था। उन शैलियों की यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? कनिष्क के। और साथ ही साथ गांधार शैली का विकास भी किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। तो ये प्रश्न भी लिख लीजिए, कनिष्क के समय में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ, विकास हुआ। ठीक है, ये प्रश्न बनेगा, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके समय में हुआ? कनिष्क के। अब कनिष्क ने दो नगरों की स्थापना की थी, यानी स्थापना, और स्थापना किसकी की थी? नगर की। नगर की यदि हम बात करें तो कनिष्क के नाम से उस नगर का नाम है, यानी कनिष्कपुर, और एक का मिलता सिरमुख। ठीक है, तो स्थापना की थी किसकी? कनिष्कपुर की। एक था सिरमुख। इन दो नगरों की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी। तो कनिष्कपुर तो आपको याद रहेगा कनिष्क से, ठीक है ना। फिर यदि हम बात करें तो कनिष्क के दरबार में एक तो आपने देखा महान चिकित्सक रहते थे जिनका नाम था क्या? चरक, और चरक ने एक पुस्तक लिखी थी चरक संहिता और सूत्रालंकार की। राज्य कवि कौन रहते थे? राज्य कवि की यदि हमने अभी बात करी थी, बताइए कौन रहते थे? अश्वघोष। ठीक है। बुद्ध चरित्र लिखी थी जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता था। फिर यदि हम बात करें तो नागार्जुन भी इनके समय के थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। फिर एक प्रश्न आता है कि कनिष्क के दरबार में एक महान राजनीतिज्ञ व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था मदर। ठीक है ना। कनिष्क के दरबार में महान राजनीतिज्ञ, क्या नाम था इनका? मदर। ठीक है, महान राजनीतिज्ञ जो रहते थे इनका नाम था मदर। फिर हम बात करते हैं कि जो कुषाण था, जो कुषाण वंश था, इस कुषाण वंश का महान शासक जो था वह कनिष्क था। फिर प्रश्न आता कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। इस बात को भी हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है ना।
तो अंतिम शासक की हम बात कर लेते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक मैंने अभी आपको बताया था, बताइए। हाँ सही है, वसुदेव था। ठीक है। फिर और क्या प्रश्न? देखिए, रेशम बनाने की तकनीकी का विकास जो हुआ था वो चीन से हुआ था, लेकिन रेशम जो होता था वो भारत में भी होता था। तो चीन और भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र जो था, या जो रेशम मार्ग था, उस पर नियंत्रण किसने रखा था? कुषाणों ने रखा था। तो एक तो प्रश्न हमारा यहाँ से बन जाता है क्या? रेशम की तकनीकी का विकास चीन से हुआ था, परंतु रेशम मार्ग पर नियंत्रण कुषाणों ने रखा था। परंतु रेशम मार्ग पर नियंत्रण जो है किसने रखा था? कुषाणों ने रखा था। ठीक है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की मदद से हम भी कुछ कर सके, आगे ले जा सके और आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। ठीक है। तो देखिए, भारत का इतिहास लगातार चल रहा है। अब हम बात करेंगे गुप्त काल की। ठीक है, गुप्त काल की बात करेंगे अगले वीडियो में, और गुप्त काल को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और गुप्त काल से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आता है, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। और फिर गुप्त काल से बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। गुप्त काल का संस्थापक कौन होता था, किसे कहा जाता था? फिर गुप्त काल का स्वर्ण काल किस शासक को कहा जाता है? जैसे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, समुद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की। ठीक है। तो गुप्त काल को, गुप्त साम्राज्य को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप अपने हमारे साथ अपनी जिगरी क्लास मास्टरमाइंड बीपीएस में। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।